अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी में अडियाला जेल गेट 5 पर एक शख्स ने गाड़ी टकरा दी। कार सवार शख्स बैरियर तोड़कर गेट 5 तक पहुंच गया। पुलिस ने कार सवार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शिनाख्त मुबशिर के नाम से हुई। मुलजिम का ताल्लुक समंदरी के इलाके से है। मुलजिम ने रिवर्स गाड़ी बैरियर और गेट से टकराई। गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस चौकी अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस चौकी अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अडियाला जेल गेट 5 पर एक शख्स ने गाड़ी टकरा दी है। कार सवार शख्स बैरियर तोड़कर गेट 5 तक पहुंच गया। पुलिस ने कार सवार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शिनाख्त मुबशिर के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम का ताल्लुक समंदरी के इलाके से है। मुलजिम ने रिवर्स गाड़ी बैरियर और गेट से टकराई। 9 मई के आलाकारों को सजा ना हुई तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। 9 मई को मखसूस सियासी गिरोह इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। DG ISPR कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल झूठ और प्रोपेगेंडे से अपनी सोच फैलाते हैं। खारजी दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी का हदफ फौज है। डिजिटल दहशतगर्द का तो इल्म ही नहीं होता वो कौन है, कहाँ छुपा बैठा है। फेक न्यूज फैलाने वालों को आजादी राय के नाम पर हीरो बना दिया जाता है। अगर इस चीज को स्पेस देंगे तो रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी। जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैले। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या क्या फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई। पता नहीं क्या कुछ झूठ कहाँ से क्या फैलाया जाता है कि ये जो चीज़ है, आप अगर इस चीज़ को मज़ीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रोकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि मुल्क में जाली खबरों और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात की बुनियाद पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इल्मिया है कि संजीदा मामलात पर सियासत की जाती है। कौमी क़यादत ने दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक मरबूत मुहिम का ऐलान किया तो उसे सियासत की भेंट चढ़ाया गया। अज़्म इस्तेहकाम एक फौजी ऑपरेशन नहीं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान पाक फोर्स ने कहा कि 22 जून की शाम वज़ीर आज़म ऑफिस से जो एलामिया आया उसमें अज़्म इस्तेहकाम के अगराज़ व मकासद वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। एलामिये में ना फौजी ऑपरेशन का जिक्र है, न लोगों के बेघर होने का। प्रोपेगेंडा किया गया। चूंकि अज़्म इस्तेहकाम के अगराज़ व मकासद बहुत वसी हैं, इसके खिलाफ स्टेक होल्डर्स ने अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। एक सियासी माफिया ने प्रोपेगेंडा किया। अज़्म इस्तेहकाम के तहत सियासी कुव्वतों से बने तजदीद शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। खुफिया इत्तलात पर जारी ऑपरेशंस में तेजी लाई जाएगी। CTD के इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाएगा। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाए जाएंगे। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, बेनामी अकाउंट, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद, बॉर्डर पर सख्ती ना होना, अफगान ट्रांजिट रेड वो अवामिल हैं जो दहशतगर्दी को किसी तरह सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ किसी न किसी शक्ल में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और उनसे मंसूब मन गढ़त खबरों में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेहकाम, मैं क्लियरली अप फ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका कलामिया जारी होता है। 22 जून का कलामिया जारी होता है। आप सारे चूँकि सहाफ़ी हैं, आपने यकीनन उस कलामिया को पढ़ा होगा। एंड देन ए कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है
جو 22 جون کا کوئی عزم استحکام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا. آئی ول جسٹ گو تھرو. تو نیشنل ایکشن پلان تو 2014 میں اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان تو 2021 میں بنا تھا. اس کے جو اتنے ڈومینس تھے انہوں نے اس کو پروگرس کو انہوں نے دیکھا. آگے بڑھے اور بات کریں. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. تحریک انصاف سے بڑا کوئی محب وطن نہیں. ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان کی 3 کروڑ عوام نے ہمیں ووٹ دیا. پولیس کا چھاپا ہمارے ممبران اسمبلی کے بیان حلفی ہتھیانے کا بہانہ تھا. ہمارے ممبران اسمبلی پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم محب وطن لوگ ہیں. ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہیں. ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں. جو ریٹ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا, ریڈ بہانہ تھا. ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. خبر شامل کریں. پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جرگہ اختتام پذیر ہو گیا. جرگہ اراکین نے 10 نکاتی مطالبات وزیر اعلیٰ علی امین کو پیش کر دیے. وزیر اعلیٰ کی آئندہ 48 گھنٹے میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی. جرگے نے عزم استحکام آپریشن کی مخالفت کر دی. جرگے میں مسلح گروپوں کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ بھی سامنے رکھا گیا. پولیس کو بااختیار بنانے اور رات کے وقت گشت کرانے کا مطالبہ بھی پیش. دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن سیکیورٹی فورسز کے بجائے CTD سے کرانے کا مطالبہ بھی شامل. جرگہ اراکین کا اجلاس تک دھرنا جاری رکھنے کا بھی فیصلہ. وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم کہتے ہیں بنو جیسے واقعات کو سنجیدہ لینا چاہیے. دہشت گردی خیبر پختونخوا سے ہونے کا وفاق کا الزام غلط ہے. نئے آپریشن پر عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. مشاورت کے بغیر آپریشن ہوا بھی تو کامیابی نہیں ملے گی. اگر صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر قائل کیا گیا تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. 9 مئی کسی کو نوازنے کے لیے کیا گیا. قوم 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اسلام آباد پولیس اور PTI کے درمیان دن بھر آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا. پولیس کا PTI سیکریٹریٹ پر چھاپا. سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن گرفتار. پولیس کی بھاری نفری سیکریٹریٹ کے باہر دن بھر بختر بند گاڑیوں کے ساتھ تعینات رہی. مزید بھی جانتے ہیں زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں. ایک طرف اسلام آباد میں درجہ حرارت ہائی تھا تو دوسری جانب سیاسی پارا بھی آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر دن 12 بجے کے قریب ریڈ کیا گیا اور گھیرے میں لیے رکھا. پولیس نے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کو گرفتار کرتے ہوئے سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا. شروعات میں PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی گرفتاری کی بھی خبر آئی. بعد ازاں پولیس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے بھی تردید کر دی. چیئرمین PTI نے ABN نیوز سے ٹیلی فونک رابطے پر بتایا کہ رؤف حسن کی طبیعت کی خرابی کے باعث میں ان کے ہمراہ پولیس لائن روانہ ہوا تھا, جہاں پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کی کسی مقدمے میں گرفتاری مطلوب نہیں, آپ جا سکتے ہیں. چھاپا مار ٹیم کے ہمراہ خواتین پولیس اہلکار بھی تھی جو PTI خواتین کارکنان کو بھی بختر بند گاڑیوں میں بٹھا کر لے گئیں, جبکہ رؤف حسن کو پولیس اسٹیشن میں کئی گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد اب FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے. کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ, ABN نیوز, اسلام آباد. رؤف حسن کو پولیس نے بغیر ثبوت کی گرفتار کیا. مجھے کہا گیا آپ پر کوئی مقدمہ نہیں, آپ جا سکتے ہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پولیس نے ہمارے ارکان اسمبلی کے بیان حلفی اپنی تحویل میں لے لیے. یہ سب کچھ ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اسد کیسر بولے ہمارے MNAs کو اٹھایا جا رہا ہے, انہیں پیسے, وزارت کی پیشکشیں اور مقدمات کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہم اس جنگ کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے. جمعہ کو سب لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلیں. رؤف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا بغیر وارنٹ کے, بغیر انکوائری کے, بغیر انویسٹیگیشن کے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ جو ہم نے جمع کی ہیں, سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا. پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی کیس میں مطلوب نہیں, آپ یہاں نہیں رہ سکتے. یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے MNAs کو باقاعدہ
3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लें, जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर ख़त्म हम करेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुम्मे को निकलो मुल्क की आज़ादी के लिए। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान को हिदायत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील पर मुशावरत की गई। कानूनी टीम ने पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों के कानूनी नकात पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पता लग गया था मुझे गिरफ्तार करेंगे। अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनान को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। इन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत बना दिया। मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूं हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में यकतरफा मामला चल रहा है। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। विफाक पंजाब और केपी में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि पीटीआई वालों की सोच सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है। इनकी सिर्फ यही सोच है कि इस शख्स को किसी तरह इक़्तिदार में लाया जाए। इन लोगों को पाकिस्तान की मईशत और अवाम से कोई गर्ज नहीं। गैर मुल्की सरमायाकारी आने पर भी पीटीआई को बड़ी तकलीफ हो रही है। मुल्क तरक्की कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। पीटीआई ने बन्नू में ताजरों के एहतजाज में अपने बंदे शामिल करके फसाद बर्पा किया। जर्मनी में पाकिस्तान कौंसलेट पर हमले की मजम्मत करता हूँ। फिक्र सिर्फ और सिर्फ एक बनने के इर्द गिर्द घूमता है कि उसको किस तरह निकाला जाए और इक़्तिदार में लाया जाए। उसमें अगर पाकिस्तान भी चले जाए तो कोई बात नहीं। आपको ये तकलीफ हो रही क्यों हो रही है? अगर मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, अगर IMF के साथ डील हो रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है। अगर बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। आपको इससे काम ही नहीं कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए। बन्नू की बात जो वाक़या अगर ताजरों का हक़ है, दूसरे लोगों का हक़ है कि एहतजाज के लिए निकले, अपने लोगों को इस तरह शामिल करना, वो सारे वीडियोज़ और सब कुछ सामने आ रहा है और मज़ीद भी सामने आ जाए, इस तरह शामिल करना और एक इदारे को टारगेट कराना। जो जर्मनी में वाक़या हुआ और पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती की कोशिश की गई, मैं एक दफ़ा फिर उनकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने काजियां हबीब चौक में नादरा दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न यही है कि सब लोग सियासत करें, लेकिन सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ सियासत करना होगी। पहले पाकिस्तान, उसके बाद सब कुछ। पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की, खुशहाली और पाक फौज और दूसरे इदारों की इज्जत और वकार में हमने ही इजाफा करना है। इनको मजबूत बनाना है और जमहूरियत को आगे बढ़ाना है। किसी भी पार्टी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न यही है कि तमाम लोगों का हक़ है वो सियासत करें, लेकिन सबको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ सियासत करनी चाहिए। पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की तौक़ीर, पाकिस्तान की तरक्की, हमारे जितने कौमी अदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान, इन सब की इज़्ज़त और वक़ार में हमने इजाफ़ा करना है, इनको मजबूत बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की और सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बली के अमूर और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मसनूई महंगाई के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के इकदामात को सराहा और मुल्क की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर मुबारकबाद पेश की। मलिक अहमद खान ने कहा कि पहला सरकारी कैंसर अस्पताल, नवाज शरीफ IT सिटी, ई-बाइक्स, सोलर पैनल और एयर एम्बुलेंस जैसे प्रोजेक्ट्स अपनी मिसाल आप हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं।
पाक ओमान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए ओमान की कोशिशों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की अहमियत पर जोर दिया। इसाक डार ने पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी वाक़े में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लाशों की वापसी, जख्मियों की देखभाल में ओमान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने इस हफ्ते के आखिर में ओमानी सरमायाकारों के एक वफ्द के पाकिस्तान आने का खैर मकदम किया। क़यादत और वज़ारत ख़ारजा की सतह पर दौरों के तबादले पर इत्तफाक किया गया। ब्लॉक चेन इंडस्ट्री में अहम पेशरफ्त। यूएई में लाइन चेक इन की जानिब से प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। लाइकन चेन की एक जदीद ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म है जो अगली नस्ल की गैर मरकजी टेक्नोलॉजी और डिजिटल तब्दीली को फ़रोग देने के लिए बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक मजबूत, काबिल तौसी और महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करता है। ये प्लेटफॉर्म फी सेकंड 5000 ट्रांजैक्शंस तक प्रोसेस कर सकता है, जिससे तेज़ और मौसर ऑप्शंस मुमकिन होते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए बानी गिनिश लोअर ने लेकिन चेन की अहमियत के बारे में आगाह किया। CEO नेपोन ओग्रवाल ने कहा, अफ्रीका और GCC के लिए लाइकन चेन अच्छी मार्केट है। नेपाल के वजीर आजम ने इत्तेमाद का वोट 2/3 अक्सरियत हासिल कर लिया। 275 रुकनी पार्लियामेंट में 188 वोट मिले हैं। नेपाली वज़ीर आज़म के खिलाफ 74 अरकान ने वोट दिया, जबकि एक रुकन गैर हाजिर रहा। स्पीकर ने ऐलान किया कि कुल 263 अरकान मौजूद थे। वज़ीर आज़म को इत्तेमाद के लिए कम अज कम 138 वोट दरकार थे। वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने आइन के आर्टिकल 76(4) के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में इत्तेमाद की तहरीक पेश की थी। वज़ीर आज़म को 30 दिनों के अंदर इत्तेमाद का वोट लेना होता है। उला को 15 जुलाई को सदर राम चंदर पाजेल ने 166 कानून साजों के दस्तखतों की बुनियाद पर वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज़ किया था कि जिस्मानी रिमांड के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी के वकील ने परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जराह मुकम्मल कर ली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की। समाअत के दौरान परवेज खटक ने बयान दिया कि बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतल्लिक बात और बहस करने से मना किया था। परवेज खटक ने आज के बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरख्वास्त भी दायर की। नैब के गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब उमैर राथर का बयान भी कलम बंद किया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी वुकला और रावलपिंडी की अडयाला जेल में कायम नैब अदालत पेश हुए। और अब बात करते हैं मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग और गर्मी के हवाले से। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने जेट लाइन के मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। इलाका मकीन कहते हैं कि बिजली आती नहीं और भारी बिल भेजना जुल्म है। तफसीलात आबदा खान की रिपोर्ट में देखते हैं। में शदीद गर्मी के साथ बिजली की तवील लोड शेडिंग, जेट लाइन में बिजली की अदम फरामी से बुजुर्ग और बीमार शहरी शदीद मुतासिर होने लगे। बिजली आती नहीं, भारी बिल भेज दिए जाते हैं, आमदनी बहुत कम है, कहां से पूरे करें। अहले इलाका कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया भर में ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इतनी लोड शेडिंग होगी। हमारे घर मुर्गी के दड़बे होते हैं ना, उनकी तरह है। जैसे बिजली जाती है तो हम इतने मुसीबत में आ जाते हैं कि हमें सांस लेना मुश्किल है, पसीना खुश्क नहीं होता। किसी का एक कमरे का घर, 2 बल्ब 2 पंखे चल रहे, बिल देखो 9-9 हज़ार 8-8 हज़ार बेच देते हैं। गरीब कहाँ से करेगा। 30,000 महीने की लोग तनख्वाह करते हैं, अब बिल 30,000 का तो खाएंगे क्या, बच्चों को क्या पालेंगे। शहरियों का मुतालबा है शदीद गर्मी में बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि गर्मी में कुछ सुकून मिल सके।
ینگ ٹیچرز ایسوسیشن خیبر پختونخوا کا اپنے مطالبات کے لیے پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاج. مظاہرین نے 19 اگست کو ڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا 7 جون 2022 سے قبل بھرتی ہونے والے 34,000 اساتذہ پر سی پی فنڈز کے غیر قانونی نفاذ کو مسترد کرتے ہیں. 9,000 سے زائد اساتذہ ابھی تک ریگولر نہیں کیے گئے اور نہ ہی ٹیچرز ریگولرائزیشن ایکٹ 2022 میں توسیع کی گئی ہے. ایڈ-ہاک بھرتیاں قابل قبول نہیں، ریگولر بنیادوں پر بھرتیاں کی جائیں، کچوتیاں بند کی جائیں. 6 اگست کو تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. مظاہرین نے صوبائی حکومت کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ینگ ٹیچرز کے مسائل کو حل کیا جائے، بصورت دیگر 19 اگست کو اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. وزارت صحت کے ماتحت پروگرام ٹوبیکو کنٹرول سیل کے افسران کام کم اور دوروں پر زیادہ توجہ دے رہے. یہ افسر عوام میں انسداد تمباکو نوشی کے لیے آگاہی مہم کرنے کے بجائے بیرون ممالک کانفرنس کی تلاش میں رہتے ہیں. کئی سالوں سے وزارت صحت کی جانب سے سگریٹ نوشی کے خلاف ایک بھی آگاہی مہم نہیں چلائی گئی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. وزارت صحت کے پروگرام ٹوبیکو کنٹرول سیل کے افسران بیرون ملک سیر سپاٹوں کے لیے سرگرداں. کام پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹوبیکو کنٹرول سیل کے امور شدید متاثر ہونے لگے. ٹوبیکو کنٹرول سیل کا بنیادی کام تمباکو نوشی کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے آفیشیل فیس بک پیج کے 11 فالوورز، آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے 35 اور آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ کے صرف 8 فالوورز ہیں. ٹوبیکو کنٹرول سیل کی ویب سائٹ سے سابق وزیر عبدالقادر پٹیل کا نام بھی نہ ہٹایا جا سکا. ٹوبیکو کنٹرول سیل کو وائٹل اسٹریٹجی کی جانب سے سالانہ کروڑوں روپے فنڈز دیا جاتا ہے. افسران عوام میں سگریٹ نوشی کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی مہم کی بجائے مختلف ممالک کے دوروں کی تلاش میں رہتے ہیں. فوکل پرسن ٹوبیکو کنٹرول سیل نے گزشتہ ہفتے ترکی کا دورہ کیا. ٹکٹ اور کیش الاؤنس بھارت میں قائم کی جانے والی این جی او وائٹل اسٹریٹجی اور ہوٹل کے اخراجات کمپین فار ٹوبیکو فری کڈز نامی این جی او نے برداشت کیے. یہ دونوں این جی اوز پاکستان میں غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں. چیئرمین ایچ ای سی کو صدارتی ایوارڈ گورنر سندھ کی سفارش پر دیے جانے کا انکشاف. وزارت تعلیم کی سفارش کی بجائے گورنر سندھ سے صدارتی ایوارڈ کی سفارش کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار کی پروفائل سی وی میں چربا سازی ثابت ہونے کے باوجود اسے چھپا لیا گیا. ڈاکٹر مختار ایک دن بھی وائس چانسلر کا عہدہ نہ سنبھالا، اس کے باوجود صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیے گئے. ڈاکٹر مختار ایچ ای سی ایکٹ کے برعکس تیسری بار چیئرمین ایچ ای سی بننے کے لیے کوشاں ہیں. تاہم ڈاکٹر مختار کی چیئرمین شپ میں توسیع کی سمری مسترد ہو چکی ہے. اپنی مدت ختم ہونے سے ایک دن قبل چیئرمین ڈاکٹر مختار نے ایچ ای سی بورڈ کی میٹنگ طلب کر لی. میٹنگ میں چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار اپنے فیصلوں کی توثیق کروانا چاہتے ہیں. گلوکار راحت فتح علی خان سے دبئی ایئرپورٹ پر روک کر پوچھ گچھ کی گئی. گلوکار کا کہنا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوا، افواہوں پر کان مت دھریں، دبئی میں ریکارڈنگز کی غرض سے موجود ہوں، جلد وطن عزیز میں واپس آؤں گا. دبئی میں اپنے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ گھٹیا افواہوں پہ بالکل بھی کان نہ دھریں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دشمن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں جلد اپنے وطن عزیز میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.